डेट है आज 1 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है अफाशिया। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक बीमारी है, डिसीज है। कहाँ होती है ये बीमारी, किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है? ब्रेन को, दिमाग को। ब्रेन डिसऑर्डर डिसीज है। जब भी किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसे बोलने में, पढ़ने में और लिखने में प्रॉब्लम होती है। स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की प्रॉब्लम होती है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए, एक फेमस एक्टर हैं ब्रूस विलिस, उनको ये बीमारी हो गई है। ये इंसान का ब्रेन होता है और इसका ये जो ब्रेन का ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को ये प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है बीमारी अफाशिया नाम की। यानी कि उस आदमी को जिसको हो जाती है उसे लैंग्वेज को भी समझने में परेशानी होती है, इनएबिलिटी हो जाती है। किस कारण से होती है, कारण क्या है इसके? मेजर कॉज हैं स्ट्रोक और हेड ट्रॉमा। देखो, किसी को मानसिक आघात हो जाए, कोई मानसिक चोट पहुंचे, कोई उसे ऐसी बात लग जाए कि उसे दिमाग में स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से ये बीमारी होती है। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, दिमाग में इन्फेक्शन हो गया हो, या न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़ हो गई हो। लेकिन ये सारे ना बहुत कम चांसेस होते हैं इनसे अफासिया नाम की बीमारी होने के। ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक और हेड ट्रॉमा से। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस जंक। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में स्पेस जंक का क्या मतलब है? स्पेस का मतलब आसमान, जंक मतलब डेब्रिस, यानी कि कूड़ा वगैरह, यानी कि जो वेस्ट बच जाता। वेस्ट किसका है? ये वेस्ट सैटेलाइट वगैरह का। जैसे स्पेस में सैटेलाइट भेजे और सैटेलाइट का कोई पार्ट मान लो टूट गया, या सैटेलाइट अब ख़राब है, अब जितना टाइम था उसका पूरा हो गया, मान लो 2 या 10 साल की सर्विस दी सेटेलाइट ने, और अब वो स्पेस में घूम रहा है और वो किसी से टकरा गया, उसके पार्ट टूट गए और वो घूम रहा है। इस तरह से ये देखो, सेटेलाइट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये स्पेस में चक्कर लगाते रहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट करते रहते हैं। तो यही है स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक। ये स्पेस जंक क्या नुकसान पहुंचा सकता है कुछ हमारे सैटेलाइट वगैरह को? बिल्कुल पहुंचा सकता है। अगर ये किसी सैटेलाइट वगैरह से टकरा जाए ये स्पेस जंक, तो सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है, सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए ये परेशानी का एक कारण है। तो हमारा इंडिया क्या कर रहा है? हमारे इंडिया में आपको पता है हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक प्रोजेक्ट है नेत्र प्रोजेक्ट, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर ये एक ऑर्बिटल डेब्रिस ट्रैकिंग कैपेबिलिटी इंस्टॉल कर रहा है, यानी कि डिप्लॉय करेगा एक रेडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप। रेडार होगा और ऑप्टिकल टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन वगैरह। इससे क्या है, देख सकेंगे हम कि स्पेस डेब्रिस कहाँ पे कितना है और हमारे सैटेलाइट को कोई नुकसान तो नहीं है। इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज होगी इस रेडार की, और ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ये क्या करेगा? सर्विलेंस करेगा। नेत्र प्रोग्राम के अंदर ये सर्विलेंस करेगा, निगरानी करेगा, देखेगा स्पेस डेब्रिस कहाँ पे और हमारे सैटेलाइट को नुकसान तो नहीं हो रहा। इसकी वजह से क्या होगा, डिटेक्ट कर पाएंगे हम 10 सेंटीमीटर या उससे अबव साइज के किसी भी डेब्रिस को। डेब्रिस मतलब वही कचरा, वेस्ट वगैरह। स्पेस में 10 सेंटीमीटर या उससे बड़ा अगर कोई वेस्ट है उसको ये डिटेक्ट कर सकता है रेडार, और उसको फिर ये डेब्रिस को वहाँ से हटाने की, आगे इस प्रोजेक्ट के अंदर हटाने का प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशंस ड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022। ये अमेंडमेंट बिल अभी पेश किया है। इसके अंदर क्या है, राज्यसभा में ये पेश किया है, राज्यसभा ने अप्रूवल दे दी अपनी इस बिल को। इसमें कुछ कास्ट हैं जो ड्यूल कास्ट में हैं, उनको एसटी कैटेगरी में डाला जा रहा है। जैसे भोक्ता कास्ट है, ये बस ये कास्ट क्या है ना जो अभी न्यूज में है, इनको आपका नाम याद रखना है इनके, और कहाँ पे पाई जाती हैं ये याद रखना है, मेनली कहाँ पे होती है ये। जैसे भोक्ता कास्ट है, अभी इस ड्यूल कास्ट में है, अनुसूचित जाति में है, अब इसको अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में यानी कि इस ड्यूल ट्राइब में एसटी कैटेगरी में डाला जा रहा है भोक्ता कास्ट को। और भी कई सारी कास्ट हैं, जैसे देशवारी है, गंजू है, दौलतबंदी है, या इसे द्वालबंदी भी बोलते हैं, पटबंदी है, रौत है, माझिया है, खेरी है, तमारिया या तमाड़िया भी बोलते हैं पुरान कम्युनिटीज़। इनको एसटी की लिस्ट में डाला जा रहा है। मेनली ये भोक्ता कास्ट झारखंड में पाई जाती है, झारखंड में रहते हैं भोक्ता कास्ट के लोग। तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वाडोर ग्रांट्स लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल्स।
बस इतना ही याद रखना है। इक्वाडोर एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को भी, जंगली जानवरों को भी लीगल राइट दे दिए हैं। जैसे मानव को अधिकार होते हैं, मनुष्य को, आदमी को अधिकार होते हैं, उनके लाइफ के अधिकार, जीने के अधिकार या और सारे अधिकार, ऐसे ही जंगली जानवरों को अधिकार दे दिए इक्वाडोर ने। यानी कि जंगली जानवरों के भी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये भी कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में कौन किसके द्वारा जाएंगे? फॉरेस्ट अथॉरिटी करेगी, या भाई साहब अगर किसी का फॉरेस्ट अथॉरिटी होती है, यानी कि फॉरेस्ट में जो अथॉरिटी रहेगी जंगलों में वो ही करेगी इनके लिए केस, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ के में। तो इनके लिए भी लीगल राइट दे दिए गए हैं। एक तो हमें इतना याद रखना है कि कौन सी कंट्री ने दी है, इक्वाडोर ने, और इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आप साउथ अमेरिका देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये इक्वाडोर, और इतना याद रखना है, देखो इसके बीचों बीच लगभग यहाँ से इक्वेटर की लाइन गुजरती है, 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा है, वो इक्वाडोर से होके जाती है। ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है श्रिंक इन्फ्लेशन, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रिंक इन्फ्लेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है जो कंपनीज अपनाती हैं। जैसे मान लो भाई साहब, एक कोई भी पार्ले जी का बिस्कुट तो आपने खाया होगा, चलो पार्ले जी आपको अच्छा नहीं लगता, गुड्डे का ले लेते हैं। गुड्डे का बिस्किट खाया होगा आपने। गुड्डे का बिस्किट मान लो अभी अभी मान लो गुड्डे का बिस्किट 10 रुपये का आता है, और 10 रुपये में इसका वेट कितना है? इसका वेट है 100 ग्राम। 100 ग्राम का बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का आता है। लेकिन होता क्या है कि जो कंपनी है वो इसका दाम बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसका दाम मान लो 10 से 11 रुपये कर दिया, 12 रुपये कर दिया। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसे ना खरीदें, गुड्डे के बिस्किट को। लेकिन कंपनी फिर करती क्या? दूसरा तरीका ढूंढती है। देखो इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो उसकी वजह से वो भी प्राइस बढ़ाना चाहती है कंपनी भी, कि उससे ज़्यादा पैसे मिले। तो वो एक दूसरा तरीका ढूंढती है। वो क्या ढूंढती है कि जो 100 ग्राम का पैकेट 10 रुपये में आ रहा था, उस 100 ग्राम का वेट कम कर देगी। इसका वेट कर देगी 95 ग्राम, या 90 ग्राम कर देगी, या 80 ग्राम कर देगी। अब पैकेट वो 10 रुपये में ही आ रहा है, लेकिन उसका वेट कम कर दिया। अब कस्टमर बहुत कम ध्यान देते हैं कि वो 100 ग्राम का पैकेट था या 125 ग्राम का था या 80 ग्राम का था, इस पर कम ध्यान जाता है कस्टमर का। तो उसे लग रहा होता है कि पहले भी 10 का ही था, अभी भी ये 10 का ही आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से दूसरा तरीका कंपनी ढूंढती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का वो साइज़ रिड्यूस कर देती है कंपनी, ताकि उसका जो स्टिकर प्राइस है, यानी कि जो उस पर मूल्य लिखा हुआ है, वो उसका मूल्य उतना ही रहे। इसी कंडीशन को, प्रैक्टिस को बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। तो एक तरह से इसको हिडन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई ना, महंगाई तो बढ़ी है, ये इन्फ्लेशन ही तो है, एक महंगाई, मुद्रास्फीति। क्योंकि देखो पहले 10 रुपये में 100 ग्राम का आप चीज़ खरीद रहे थे, बिस्किट खरीद रहे थे, अब ये 80 ग्राम का ही आ रहा है, तो महंगाई तो बढ़ी ना। तो यही है श्रिंक इन्फ्लेशन। ये जो प्राइस रेज किया जाता है, ये अधिकतर कंपनी फूड या बेवरेजेस जो आर्टिकल होते हैं उन पे अपनाती हैं। जैसे फूड खाने के, जैसे बिस्किट वगैरह हो गए, बेवरेजेस मतलब जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कोई भी मान लो कोल्ड ड्रिंक हो गई या फ्रूटी हो गई, जैसे जो आती हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या कोई भी पीने का जल जीरा वगैरह, या कोई भी आप मान लो बेवरेज पीने वाला पदार्थ कोई भी हो सकता है, तो इन पे ज़्यादा अपनाती है कंपनी। लेकिन कंपनी ऐसा करती क्यों है? इसलिए करती है क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही होती है, यानी कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उन्हें बनाने में लागत ज़्यादा लग रही होती है, तो वो उसका प्राइस बढ़ाना चाहती है। तो ये तरीका ढूंढ लेती है कि उसका साइज कम कर दो। तो श्रिंक इन्फ्लेशन को देखो पैकेज डाउन साइजिंग इन बिजनेस, ये पैकेज डाउन साइजिंग भी बोलते हैं एकेडमिक रिसर्च या बिजनेस में। पैकेज डाउन साइजिंग ये टर्म से भी पूछा जा सकता है आपको, या तो श्रिंक इन्फ्लेशन या पैकेज डाउन साइजिंग या हिडन इन्फ्लेशन, ये तीनों टर्म आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम युवा स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया पीएम युवा स्कीम में जो बुक्स डिफाइन की थी, उन बुक्स को इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, डिफरेंट लैंग्वेज में। क्यों? एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करने के लिए। तो ये पीएम युवा योजना है क्या? इसका मतलब है प्रधानमंत्री मेंटरशिप स्कीम फॉर यंग राइटर। जो भी 30 साल तक के राइटर हैं, लेखक हैं, उनके लिए 29 मई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ये मिनिस्ट्री याद होनी चाहिए किसने स्कीम लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2021 में 29 मई को ये स्कीम लॉन्च की। 30 साल तक के राइटर के लिए, लेखक,
लेखक जो किताबें लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की ताकि उन्हें प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों प्रमोट किया जाए? ताकि वो इंडिया की संस्कृति के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ बुक लिख सकें, इंडिया की हेरिटेज के बारे में, विरासत के बारे में कुछ बुक लिख सकें, किताबें, उपन्यास, नॉवल लिख सकें, जिससे क्या है पूरे वर्ल्ड में इंडिया के इतिहास के बारे में पता चले, हेरिटेज के बारे में पता चले, कल्चर के बारे में पता चले, तो सारे वर्ल्ड के रीडर पढ़ सकें, ऐसी किताबें लिखें, वो अच्छी अच्छी किताबें। तो इनको राइटर को प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाई गई थी। तो इनमें देखो क्या क्या किया जाता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लागू, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये नेशनल बुक ट्रस्ट है, ये नेशनल बुक ट्रस्ट इसको लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है, इसको फेस मैनर में करता है। 2 फेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहले फेस में जो राइटर हैं, जो भी कैंडिडेट है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, 3 महीने की ट्रेनिंग। फिर उसके बाद दूसरे फेज में कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को बढ़ाया जाता है, कि वो उनके अंदर स्किल्स बढ़े लिखने की। और फिर बुक फेयर वगैरह में उनका ये ऑर्गेनाइज, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज जो बुक फेयर होते हैं उनमें उनको इंटरेक्शन कराया जाता है ताकि उनकी और स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके लिखने की। नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। ये देखो न्यूज में अभी इसलिए है, 5 साल से, लगभग 5 साल से कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक एरिया है, कंस्टिट्यूंसी है पासीघाट वेस्ट, वहाँ से ये कांग्रेस के एमएलए 5 साल से निनोंग एरिंग नाम के ये इस बिल को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 में ये एमपी हुआ करते थे, यही सेम आदमी जो हम एरिंग जो पढ़ रहे हैं ना, निनोंग एरिंग, ये सेम नाम के आदमी, यानी कि यही सेम आदमी एरिंग, इन्होंने मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था एज ए प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के नहीं और ना ही कोई मिनिस्टर हैं, तो ये प्राइवेट मेंबर थे। प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं और ये बिल क्या है, हमें मेनली इस न्यूज में यही पढ़ना है। तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में भी 2017 में। फिर देखो अब दोबारा से, अब ये एमएलए हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश की असेंबली में, विधानसभा में एमएलए हैं, तो दोबारा से फिर इन्होंने अरुणाचल प्रदेश का जो बजट सेशन चालू हुआ है, फर्स्ट डे पे इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है प्राइवेट मेंबर बिल, जो ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारी स्टोरी हमें जानने की जरूरत नहीं है कि किसने इंट्रोड्यूस किया, कब नहीं किया। हमारा इसमें मेन मकसद है इस बिल में क्या है और इस बिल से फ़ायदा क्या होगा और ये प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, ये 3 चीज़ हमें जाननी है। पहला तो इस बिल में है क्या, इस बिल में है जो भी लड़कियां हैं या वूमन हैं, जॉब करती हैं, लड़कियां जो स्कूल या कॉलेज जाती हैं, जब उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड होते हैं, मासिक धर्म होते हैं, उस टाइम पे उनको छुट्टी दी जाए, उनको लीव दी जाए। कोई भी महिला है जॉब करती है तो उसे पेड लीव दी जाए, यानी कि उन्हें छुट्टी दी जाए और उसके पैसे भी दी जाएं मेंस्ट्रुएशन के साइकिल में, ताकि वो अपना हाइजीन मेंटेन कर सकें। कोई भी महिला है या किशोर अवस्था में गर्ल्स है, लड़कियां हैं, एडोलेसेंट गर्ल हैं, किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती हैं उन्हें बोलते हैं एडोलेसेंट गर्ल। एडोलेसेंट का मतलब किशोर अवस्था, लगभग 14 से 18 साल के बीच वाली अवस्था। तो ये पेड लीव की ज़रूरत क्या है, पेड लीव की ज़रूरत इसलिए भाई साहब क्योंकि ऐसा होता है जब भी महिला को मासिक धर्म आते हैं, पीरियड आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उस टाइम में फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो डिस्टर्ब होती है महिलाएं, तो उन्हें ये छुट्टी की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, तो उन्हें ये पैसे दिए जाएं उस टाइम पे। अगर महिला जॉब करती है उसे छुट्टी भी दी जाए। ये ऐसा किसी स्टेट ने लागू कर रखा है, भारत में बिहार और केरल में ये ऑलरेडी लागू हो रखा है, पेड लीव की फैसिलिटी। अगर कोई महिला जॉब करती है तो उस दिन उसे छुट्टी दी जाएगी, जब भी उसे मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल होंगी उस टाइम पे छुट्टी दी जाएगी और उसके पैसे भी दी जाएंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस इसकी ये है क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये भी देता है कि राइट टू लाइफ है जो वो डिग्निटी वाली होनी चाहिए, निष्ठा वाली, इज्जत वाली लाइफ होनी चाहिए। तो ये डिग्निटी को मेंटेन करता है अगर किसी महिला को छुट्टी दी जाए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान छुट्टी जाएंगे, उनके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का ही एक तरह से प्रोटेक्शन होगा ये, अगर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएंगी, उसे ग्रांट की जाएंगी। तो ये प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं वो तो हमने बिल की बात कर ली। प्राइवेट मेंबर देखो
कोई भी रूलिंग पार्टी है या कोई अपोजिशन वाली पार्टी है, जैसे अभी देखो सेंटर में हम बात करते हैं, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के जितने भी एमपी हैं वो सारे तो मंत्री नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि सिर्फ 10% लोगों को ही मिनिस्टर बनाया जा सकता है और 15% को बनाया जा सकता है सेंट्रल लेवल पे। दिल्ली में है 10% वाला, तो 15% को जो बनाया जा सकता है मिनिस्टर, तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो तो सब क्या है, प्राइवेट मेंबर नहीं है। तो बीजेपी पार्टी के हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो या दूसरी कोई पार्टी हो, मिनिस्टर को छोड़ के जितने भी एमपी होते हैं तो उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। अगर स्टेट लेवल पे विधानसभा में बात करें, मान लो कोई भी पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी जैसे मान लो राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं, विधायक हैं, और वो मंत्री के पद पे हैं, वो मंत्री के पद पे हैं, उनको छोड़ के जो भी मिनिस्टर हैं उनको छोड़ के, चाहे कांग्रेस पार्टी के हैं चाहे दूसरी पार्टी के हैं, वो सब एमएलए होंगे, प्राइवेट मेंबर बोला जाता है उन्हें विधानसभा में। और सेंट्रल लेवल पे एमपी को प्राइवेट मेंबर बोला जाता है, जो मिनिस्टर नहीं है, चाहे रूलिंग पार्टी के हैं चाहे अपोजिशन पार्टी के हैं, बस मिनिस्टर के पद पर नहीं होने चाहिए, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर हो, तो उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। और जो ये प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कानून बनाने के लिए बिल इंट्रोड्यूस करते हैं राज्यसभा में या लोकसभा में या स्टेट लेवल पे विधानसभा में या विधान परिषद में, तो इन बिल को बोल देते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो यही हो गया प्राइवेट मेंबर बिल। ये इसलिए पेश करते हैं गवर्नमेंट का, देखो एक तरह से ध्यान लाने के लिए, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है इस चीज़ पे कि इसके लिए कोई कानून नहीं ला रही है, बनाने के लिए कोई बिल पेश नहीं कर रही है, तो प्राइवेट मेंबर फिर अपना योगदान देता है कि हम गवर्नमेंट का ध्यान, अटेंशन इस तरफ लेके आएंगे और लागू कर सकें प्राइवेट मेंबर बिल को। प्राइवेट मेंबर बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, देखो जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करें, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष, या लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो स्पीकर, वो डिसाइड करते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए या ना किया जाए। अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ये रिजेक्ट ही हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। और फिर ऐसा नहीं है कि मान लो रूलिंग पार्टी हो कोई भी या गवर्नमेंट हो, उसे कोई रेजिग्नेशन देने की ज़रूरत नहीं है, रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर है वो। चाहे रूलिंग पार्टी का ही भले एमपी ने मान लो इंट्रोड्यूस किया हो मेंबर, प्राइवेट मेंबर बिल, और वो रिजेक्ट हो गया, तो उसे गवर्नमेंट को रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मान लो किसी मिनिस्टर ने, कोई होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने बिल इंट्रोड्यूस किया और वो पास नहीं हो सका लोकसभा में, तो ऐसा समझा जाता है कि जो लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं रही रूलिंग पार्टी की, तो उसे रिजाइन भी करना पड़ सकता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है उसके अगेंस्ट। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोसीजर क्या होता है इसका इंट्रोड्यूस करने का, प्रोसीजर ये होता है कि 1 महीने का कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, 1 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर डे पे ही करना पड़ता है इसको, फ्राइडे को। और पहले जो हाउस के सेक्रेटेरिएट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में सेक्रेटेरिएट होते हैं, पोस्ट पद है, ऑफिसर होते हैं, ये देखते हैं कि बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, नहीं किया जाए, पहले रूल्स रेगुलेशन देखते हैं। और एक्सेप्शन भी है इसमें, देखो अगर प्राइवेट मेंबर बिल है, गवर्नमेंट बिल बोलते हैं जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, और मिनिस्टर के अलावा करते हैं प्राइवेट मेंबर, तो प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल को तो किसी भी दिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल को सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को, शुक्रवार को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है हाउस में, और डिस्कस भी सिर्फ फ्राइडे को ही किया जा सकता है। और प्राइवेट मेंबर बिल क्या लॉ बनाए, अब तक ऐसे बिल पास हुए कि कानून बन गए, देखो अब तक 1970 से पहले ही बने जितने बने हैं, 1970 से लेके अब तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है लोकसभा या राज्यसभा से, यानी कि पार्लियामेंट से एक भी बिल पास नहीं हुआ 1970 से 1970 से पहले 14 बिल ऐसे पास हो चुके हैं, यानी कि अब तक की बात करें तो सिर्फ 14 बिल पास हुए हैं, और वो भी 1970 से पहले हुए हैं। ये 1956 में अकेले एक साल में 6 प्राइवेट मेंबर बिल पास किए गए थे। 14 लोकसभा में देखो 300 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनमें से केवल 4% बिल ही डिस्कस किए गए थे, 96% बिल तो बिना डिस्कस के ही लैप्स हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब तक 1970 से 1970 से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है, तो अब तक सिर्फ 14 बिल हुए हैं पास, इतना याद रखना है।